चाय बेचने वाले भी प्रधानमंत्री बनते हैं। डबल इंजन की सरकार क्या होती है, हमने पहले भी देखा को समझा है। ये कहते हैं कि विपक्ष झूठ बोल रहा है, फर्जी मुठभेड़ नहीं हो रहे हैं। एक चिंता इस बात की है, छत्तीसगढ़ समेत देश के आदिवासी इस बात को लिख रहे हैं। जहां मवाद नहीं है वहां भी इस समय रामानुजगंज अंबिकापुर की सड़क देखते हैं। आपको रायपुर और बस्तर एक जैसा लगता है? बस्तर के मिनरल्स पे बड़ा फोकस है सरकार का। हम लोगों ने पूछा ही नहीं उनसे। ये कैसे हो सकता है कि कोई नहीं, सरेंडर करे, आप नहीं पूछे भी ना? नहीं पूछा। उसके बावजूद एनएमडीसी के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। आप लोग वहाँ की भूखमरी के लिए, वहाँ की जो कुपोषण है उसके लिए अगर एक लक्ष्य तय कर दें कि भाई इस तारीख तक हम इसको पूरा कर लें। इसके पहले भी एक बार डबल इंजन सरकार रही छत्तीसगढ़ में 13 से 18 वाली। उनको घर दे देना, छोटी मोटी कामकाज में लगा देना, क्या ये पुनर्वास माना जाए? तो फिर कहा जाए कि नहीं नहीं भाई ये तो पत्रकार था। बट एक कॉन्स्पिरेसी आ रही है कि उसको अस्पताल जा रहा था, पकड़ा गया। स्पेशली छत्तीसगढ़ के ट्राइबल इलाकों में जो हिड़मा को हिड़मा दादा और ये जंगल बस्तर के लोगों का है। अस्पताल में कैंसर के मरीजों का जांच नहीं हो पा रहा है, फिर भी पुलिस की सैलरी कम है छत्तीसगढ़। तो जब 25 साल का लड़का टीवी नहीं देखा होता है, इस सिचुएशन को आप कैसे जस्टिफाई कोई कर सकता है? मुझे बताइए। जिस बस्तर में आप सरकार, आप सब ये बात कहते हैं कि नक्सलवाद के कारण डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, उस संगठन पर तो ये आरोप है कि वो रसद पहुंचाता है, राशन पहुंचाता है, पीछे से मदद करता है, बिना बंदूक के करता है। बस्तर में एक संगठन है मूलवासी बचाओ मंच। ऐसा नहीं होगा। आपको जानकारी मिली कि उसमें लोग सुधर रहे हैं उस संगठन में? अभी शुरुआत होनी है। अभी तो एक दो और कंपनियां हैं वो काम करती हैं। अभी नहीं कर रही हैं, ऐसा नहीं। आप अखबार खरीदते हैं, चार्ज देते हैं। आप टेलीविजन देखते हैं, उसके लिए आप टीवी को रिचार्ज कराते हैं। डिजिटल माध्यम है, खर्चे कम है, इसके बावजूद बहुत ज्यादा है। हम चाहते हैं कि सीजी बॉक्स को और बड़ा किया जाए, उसके लिए जरूरी है कि आप सहयोग करें। नीचे जो आप क्यूआर कोड देख रहे हैं उसमें आप मिनिमम 10 रुपए दे करके सहयोग कर सकते हैं और मैक्सिमम जितनी आपकी श्रद्धा। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स। मेरा नाम है देवेश तिवारी। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का नासूर एक लंबे समय से, कई दशकों से हम झेलते आ रहे हैं, लेकिन अभी एक सुखद अंत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है नक्सलवाद का। 31 मार्च 2026 की तारीख है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जो अपने फैसलों को लेकर जाने जाते हैं, जो तय कर लेते हैं वो करके रहते हैं, और उनके इस फैसले से छत्तीसगढ़ के लोग इन दिनों बहुत खुश हैं ताकि बस्तर से नक्सलवाद का अंत हो। राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और हर एक मोर्चे पर यह कोशिश है कि नक्सलवाद जो कि नासूर है छत्तीसगढ़ के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, हमारी नेगेटिव पहचान का कारण है, वो खत्म हो। ये प्रदेश के एक एक जन जो है वो चाहते हैं। तो आज इसी विषय पर, केंद्रित इसी विषय पर बातचीत करने के लिए मैं पहुंचा हूं आज हमारे प्रदेश के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी के पास। विजय शर्मा जी से बातचीत करेंगे और इसके विभिन्न आयामों को समझने की कोशिश करेंगे। विजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत। तारीख बहुत नज़दीक है, तैयारी पूरी। अभी लेटेस्ट जो ऑडियो आया है, जो आकाशवाणी में प्रसारित भी हो रहा है, अनंत का, जिसमें आप समय मांग रहे हैं नक्सलवादी के, थोड़ा समय दे दीजिए। बातचीत करने में दिक्कत होती है, चिट्ठी उट्ठी भेजना पड़ता है अपने बाकी नेताओं को। नहीं, मैंने उसमें बहुत स्पष्टता से कहा भी है कि आप पुराने प्रक्रिया, पुराने स्पीड पर भरोसा ना करें। आप आगे बढ़ें। जो आप हैं, जितने लोग आप हैं, आप पुनर्वास करें और शेष फिर पीछे पुनर्वास कर लेंगे। पुनर्वास करने के बाद आप तो समाज के अंग होंगे, और जब आप मुख्य समाज के अंग होंगे तो आप खुद ही अप्रोच कर सकते हैं बाद में। वहाँ अंदर में सबको एकत्रित करने के लिए 4 महीने का समय लेना, 3 महीने का समय लेना, ये अनहोनी हो गई, कोई घटना हो गई, कौन इसकी जिम्मेवारी ले सकता है? इसलिए मैंने आग्रह किया कि आपकी ये सूचना संबंधित सारे ही आकाशवाणी केंद्रों से एक साथ आपकी अपील प्रसारित कराते हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक बात कही है अपने उस पत्र में कि वो फिर से एक पत्र जारी करेंगे और अपना निर्णय बताएंगे। तो हम लोगों ने जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो सकती थी उसके साथ ये कहा कि आप शीघ्र पुनर्वास कर लें, शेष फिर से आते रहेंगे। कितने बड़े नेता लगभग बचे होंगे आपके हिसाब से, क्योंकि तारीख बहुत करीब है? इसमें हमारे छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में कहूँ मैं तो कुछ ही दिनों में जितने भी बड़े नेता बचे हैं सबका पुनर्वास हो चुका होगा। पूरी प्रक्रिया है, पूरी स्थिति है। बाकी कुछ एरिया कमिटीज़ हैं जिन पर काम करना शेष है। हमारा अधिकतम काम अब पुनर्वास के माध्यम से हो सकता है और हम लोग उस पर कोशिश में हैं। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूं कि इसके पहले 15 साल आप लोगों की सरकार रही छत्तीसगढ़ में, 5 साल कांग्रेस की सरकार रही।
वो कौन सी चीज़ थी जो रोक के रखी थी? ये काम तो पहले भी हो सकता जो अभी हो रहा है। नहीं इसमें कहना ऐसा था कि डबल इंजन की सरकार क्या होती है, हमने पहले भी अगर देखा किसी को डबल इंजन। समझा है, समझना है तो ये नक्सलिज्म पर काम समझ सकते हैं। दूसरा ये है कि सरकारों की अपनी इच्छा शक्ति होती है। भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में रही तब बड़े ही लंबे समय तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही। नई भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रारंभिक में पहली बार सरकार बनी थी तो उस सरकार को लय में आने में थोड़ा समय लगा और तब तक यहाँ छत्तीसगढ़ में सरकार बदल गई। आप कुल मिलाकर परिदृश्य देखेंगे तो वो परफेक्ट सोल्यूशन, परफेक्ट कंडीशन नहीं बन पा रहा था जिसके माध्यम से इसका सोल्यूशन निकलना था। तो इसके पहले भी एक बार डबल इंजन सरकार रही छत्तीसगढ़ में 13 से 18 वाली। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, 14 में मोदी जी की सरकार आई थी। 14 में मोदी जी की सरकार आने के बाद पहली सरकार थी वो, 3-4 साल उसमें 2-3 साल लगे और छत्तीसगढ़ में परिस्थितियाँ फिर चुनाव की आ गई थी। 17 में आखिरी में चुनाव हुआ छत्तीसगढ़ में, तो 1 साल पहले 17 का आप मान लें कि चुनाव का मूड था, 2 साल का बीच में समय था। तो नई सरकारों के बनने के बाद, केंद्र में पहली बार आने के बाद बड़े निर्णय लेना, उस दिशा में आगे बढ़ना समय लगता है, इसलिए वो परिस्थिति उस समय नहीं बन पाई थी जो आज बनी है। जब देश के गृह मंत्री ने टारगेट तय किया कि भाई 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करेंगे और आप राज्य के गृह मंत्री, तो आपको उस समय क्या फील हुआ कि हो जाएगा? मेरा विश्वास उनके विश्वास पर आधारित था और बाद में मैंने उत्सुकतावश कई बातें जाननी चाहिए उनसे और उन्होंने जो कुछ बताया आश्चर्यजनक था। आप एक छोटी से भी काम का डेट फिक्स करना, समय फिक्स करना मुश्किल होता है। इतनी संभावनाएं होती हैं, उन सारी संभावनाओं को कैलकुलेट कर करके अगर आप तय करते हैं, ये बहुत मुश्किल होता है। मतलब मैं तो कहता हूँ कि एक ड्राफ्ट आपको मैं कहूँगा, आग्रह करूँगा कि एक ड्राफ्ट आप लिख दीजिए, एक स्टोरी आप लिख दीजिए, तो आप 3 दिन में, 2 दिन में, 5 तारीख, 8 तारीख ये देना मुश्किल होता है। भाई क्या है, तबीयत खराब है, कौन कहाँ गया, क्या हो। लेकिन सारी ही बातों के साथ जब मैंने उनके कैलकुलेशन सुने, उन्होंने जब बताई बातें, योजनाएं बताई, तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि ज़रूर ये होकर रहेगा। तो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगी। मैंने ये सुना है कि जब मीटिंग होती है गृह मंत्री जी की तो अधिकारी फाइल लेकर के आते हैं और वो डेट पूछते हैं कि इस तारीख तक हो जाएगा और नहीं होगा तो आपकी जगह कोई और बैठा होगा। मैंने कभी उनको ऊंची आवाज़ में बात करते नहीं देखा, कभी नहीं। मैंने कभी उनको क्रोध करते नहीं देखा, लेकिन ईश्वर प्रदत्त उनकी गुण है कि वो एक बार बोल कर जाते हैं तो आदमी साल भर काम करता है। और डेट को लेके बहुत वो रहते हैं वो कि आपने पिछली बार ये कहा था, उनको याद रहता है। याददाश्त तो गजब है, याददाश्त बहुत है, तार्किक क्षमता बहुत है। विभागों में काम करने वाले अधिकारी वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन अब काम किस दिशा में कैसे होना है शासन के अनुरूप, उसका स्पष्ट मार्गदर्शन। निर्णय बहुत जल्दी करते हैं और गजब रिजिड होते हैं उस निर्णय पर। निर्णय इतने कि कुछ मार्गदर्शन के लिए अगर आप पूछें उनसे तो वाक्य के पूरा होने से पहले वो बताते हैं कि इसको कर लेना है कि नहीं कर लेना है। मतलब आकलन करके और वाक्य से मैं आपको प्रैक्टिकली कह रहा हूँ इस चीज़ को, उससे पहले बता देंगे कर लेना है कि नहीं करना है। जिन नक्सलियों का आत्मसमर्पण हो रहा है इन दिनों, पुनर्वास नीति आप लोगों ने लागू की है, उस पुनर्वास के तहत जो है उनको घर दे देना, छोटी मोटी कामकाज में लगा देना, क्या ये पुनर्वास माना जाए? नहीं, वर्तमान पुनर्वास केंद्र जो हैं वो स्किल डेवलपमेंट के VTPs घोषित हुए हैं, उनका आवास उनको मिलना है, उनकी राशि उनको मिलनी है, वो सब ठीक है। बहुत से पुनर्वास करने वाले नक्सली जो हैं निरक्षर हैं, पढ़े लिखे नहीं, निरक्षर हैं, तो पढ़ाई का भी क्रम उनके साथ शुरू हुआ है। बहुत सारी जीवन की अपनी बातें हैं, कुछ जो पेयर है नसबंदी हुई है, तो उनकी इच्छा से अब वो खुल करके मातृत्व सुख है, पिता का सुख है, जीवन आगे बढ़ाने का विषय है, वो कर रहे हैं। उनके परिजन स्थानीय हमारे 5 पुनर्वास केंद्र हैं अभी, वहाँ के जेल में बंद हैं। उनसे पूछा गया कि भाई आपके परिजन जेल में बंद हैं क्या,
आपके दोस्त होंगे, आपके पहचान के होंगे, गांव वाले होंगे, रिश्तेदार होंगे, तो आप उनसे मिल सकते हैं। तो उन्होंने जा कर के जेलर मीट भी की सबने। और अब हम ये कर रहे हैं कि जो जेल में लोग हैं उनको पेरोल करके पुनर्वास केंद्र में ला करके 1 दिन 2 दिन के लिए रख रहे हैं। और इस तरीके से जंगल से पुनर्वास तो जेल से भी पुनर्वास, दोनों हो सकता है। तो जेल से पुनर्वास के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी इसमें बताता हूँ। मैं अभी जब गया था, बीजापुर की बात है, तो मेरे साथ कुछ महिला सामाजिक कार्यकर्ता, कुछ हमारी पार्टी की कार्यकर्ता बहनें भी थी। मैंने उनसे कहा कि जो महिला नक्सली हैं जिन्होंने पुनर्वास किया है, आप पूछ लेना कि नेल पॉलिश लगाएंगे क्या, और कुछ स्त्रियोचित श्रृंगार का जो विषय होता है ये करेंगे क्या करके। तो उन्होंने पूछा, और मैं वहीं पर बैठे बैठे, जो मैं नहीं सोचता हूँ कि एआई कभी पा सकेगा, ऐसा भाव मैंने उनके चेहरे पर देखा जब हमारी एक कार्यकर्ता साथी ने उनसे पूछा कि तुम नेल पॉलिश लगाओगी क्या। तो उसने कहा, उस महिला नक्सली ने, हाँ मिलेगा, ज़रूर लगाएंगे। तो फिर दूसरे दिन इन लोगों ने पूरी टीम बनाकर ये लोग गए, कान के पहनते हैं जो महिलाएं पहनती हैं, हार इनका, नेल पॉलिश इनका और मेहंदी, ये सब लेकर गए। और उन महिला नक्सलियों ने बरसों बरस बाद श्रृंगार किया। 7 में आईना भी देना था आप लोगों को, देखें वो कम से वो कम। है, सब सारे कक्ष में है, टीवी लगा है, कंप्यूटर्स लगे हैं, आईना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, दिन भर का एसओपी बना है, क्या क्या करना है, ये सब है। एक ही ऐसा इवेंट हुआ जिससे ये समझ में आया कि इसको कॉपी किया जाए हर जगह, और हर पुनर्वास केंद्र में इसको कॉपी कर रहे हैं। ये ह्यूमन टच का बात है। ये वो विषय है कि आप शारीरिक रूप से या प्रशासनिक पुनर्वास का मामला नहीं है, ये मानसिक पुनर्वास का विषय है। इनके खेतों के कागजात बन जाएं, खेतों में इनके बोर हो जाएं, इनके समस्त किस्म के कार्ड बन जाएं। इन पुनर्वास केंद्रों में उस दिन जब वहाँ का स्थानीय बाजार होता है, जैसे कि बीजापुर का बाजार रविवार को होता है, तो रविवार को इन पुनर्वास केंद्रों में रहने वाले सारे ही लोगों के घर वाले पूरे आकर के दिन भर उनके साथ रह सकते हैं। उन सब लोग के साथ भोजन करेंगे उस दिन, और उस दिन अधिकारी भी उनके साथ भोजन करेंगे, ऐसा तय किया। आप नियमित रूप से लगभग महीना में कोई महीना नहीं गुजरता बस्तर नहीं जाते हैं। बीते समय आपने हिड़मा के माँ से मुलाकात की, साथ में भोजन किया, उनसे निवेदन किया कि बेटे को सरेंडर करवाइए, और फिर उसके 10 दिन बाद इनकाउंटर हो गया। इससे पहले भी अनेक कोशिश, सभी जो बड़े नक्सली लोग हैं, सबके पास किसी तरीके से संदेश पहुंचाने की कोशिश, किसी तरीके से उनसे बात करने की कोशिश, किसी तरीके से उनको वापस ले आने की कोशिश लगातार होती। ये कोशिश भी हो रही थी, अनेक दिशाओं में हो रही थी। मैं पहले भी पुअर्ती गया था और पहले भी सबसे मिल कर के आया था। उनकी माता जी का स्वास्थ्य परीक्षण भी एक बार हुआ था। तो माता है, तो उसमें कोई बात नहीं। उस दिन मिल कर के, उस दिन जब मैं गया तो हिड़मा के भी माता जी, भाई, बहू सब लोग थे, और बारसे देवा करके एक और है जो अभी बटालियन 1 के हेड हैं, उनकी भी माता जी, घर वाले, भाई उनके सब लोग थे। सबसे मुलाकात हुई और मैंने सभी से आग्रह किया कि इन लोगों से आप जैसे भी अगर संपर्क हो सकता है तो बात करें, लेकिन संपर्क उनका भी नहीं होता है। माता जी ने तो कहा भी कि आसपास जंगल में होते तो मैं ले आती जा करके, मैं कहाँ जाऊँ तुमको ढूंढने, ऐसा कहा भी। ये बंदूक का रास्ता ये बहुत बेकार है, बहुत गलत है, सब कुछ ख़त्म करता है। लोकतंत्र में ताकत है, चाय बेचने वाले भी प्रधानमंत्री बनते हैं। बंदूक से सरकार बना करके सबको नीचा दिखाएंगे, ये उचित नहीं है। उस समय इन सारी अपील, इन सारी बातों को मानना चाहिए था। हिड़म्मा की मौत हालांकि छत्तीसगढ़ में नहीं हुई है, आंध्र प्रदेश में हुई है, बट एक कॉन्स्पिरेसी आ रही है कि उसको अस्पताल जा रहा था, पकड़ा गया और गिरफ्तारी की जगह जंगल ले जाकर शूट कर दिया गया। अब मैं क्या इसमें कहूँ आपसे, मुझे एक बात बताएं, ताड़मेटला के 76 जवानों के परिवारों से कोई बात करेगा एक बार? हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ से दर्जनों में, 20 की संख्या, मैंने 55 तो पहली बार गए, फिर और गए, फिर और गए। अनेक लोग तालाब के किनारे लगे आईडी
नदी किनारे लगे आईडी, सड़क पर लगे आईडी के ब्लास्ट होने से जानवर तो जा नहीं सकते हैं। जो वहाँ पर स्थानीय नागरिक हैं वो हताहत हुए, पैर उड़ गया, हाथ उड़ गया, आँख उड़ गया, वो सब दिल्ली जाकर बैठे। मणिकोंटा है, दरभागुड़ा है, झीरम का घटना है, चिंगावरम है, घोड़ा गांव है, एर्राबोर है, कितनी घटनाएं हैं। ये जो कथा करते हैं उनको इस पर कथा क्यों नहीं करते हैं, पूछता हूँ मैं। देखिए भैया, ऐसे नहीं होता है। हाँ? और जो कुछ जैसे भी कुछ करके जीवंत रखना चाहते हो किसी बात को, ये उनका विषय है। एक इकोसिस्टम एक्टिव हुआ है दिल्ली से लेकर के स्पेशली छत्तीसगढ़ के ट्राइबल इलाकों में, जो हिड़मा को हिड़मा दादा और नायक बताने की कोशिश कर रहा है। ये लगातार इस बात की कोशिश करते हैं। इनको बस्तर के पिछड़ेपन से फ़र्क नहीं है। इनको बस्तर में नक्सल आतंक के कारण अपाहिज हो चुके लोगों से मतलब नहीं है। इनको सरोकार नहीं है कि बस्तर के गांव में अब तक मौलिक सुविधाएं नहीं पहुंची हैं। इनको कोई मतलब नहीं है कि बस्तर का 25 साल का लड़का टीवी नहीं देखा होता है। इनको कोई मतलब नहीं है कि बस्तर में लघु वनोपज कौड़ियों के मोल बिकते आपने हैं। बयान सुना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? मैंने सुना भैया, मैंने सुना। हम लोगों को खुद आश्चर्य हुआ सुन करके उसको कि हमको नहीं पता छत्तीसगढ़ में रह के उनको कैसे पता है नहीं ये? नहीं, वो पुअर्ती की ही बात करते हैं। पुअर्ती तो मैं गया हूँ ना। कौन से स्ट्रक्चर है वहाँ पर इरिगेशन के, कोई बता दे मुझे। आज के युग में भी अभी पूरे ही लगभग बस्तर में एक भी सिंचाई परियोजना नहीं बन पाई। उसके कारण है भी। और सिंचाई परियोजना 1980 से जो कुछ चल रहा है हमारे देश में, और बस्तर में अभी सिंचाई कैसे होती है, तो बहकर पानी आता है, उसको रोक लिया जाता है, फिर खोल दिया जाता है तो पानी फिर बह जाता है। तो लगभग नालियों के बीच में खेत है, बस वहीं सब कुछ उपज है। तब से अब तक तो यही है भाई। फिर कौन सा सस्टेनेबिलिटी की बात आप करते हैं? जिसको कुछ नहीं मालूम है भाई, वो कुछ भी बोल दे रहे हैं। एक चीज़ देखने को मिला कि जैसे रुपेश की गिरफ्तारी, मतलब रुपेश का सरेंडर हुआ, वो उनके इंटेलिजेंस का चीफ था, तो उससे ज़्यादा मदद मिली आगे के फैसले लेने में? हम लोगों ने पूछा ही नहीं उनसे। ये कैसे हो सकता है कि कोई हाँ, सरेंडर करे आप नहीं पूछे भी ना? नहीं पूछा उनसे। हम लोगों ने पूछा ही नहीं। आकर के उसको सरेंडर नहीं कहा भाई, हमने पुनर्वास कहा। पुनर्वास करने के बाद हमने कहा भी कि और अपने साथियों को जिनको बुलाना चाहें बुला लो आप, लेकिन उनको ये पूछना कि ये कहाँ होगा वो कहाँ होगा, ये हमने नहीं किया। हमारे पास पर्याप्त जानकारी, कोई ऐसा नहीं है जिसकी जानकारी ना। मैंने पहले भी सबको कहा था, समाज के बहुत सारे लोगों को बिठा करके स्पष्टता से कहा था, कुछ नहीं छुपा है, अब सब स्पष्ट है। एक चीज़ मुझे बताइए, नक्सलियों की प्रेस रिलीज आती है, प्रेस रिलीज नक्सलियों की आती है, उनकी विज्ञप्ति आती है। जब कोई विपक्ष फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाता है तो आप लोग ये कहते हैं कि विपक्ष झूठ बोल रहा है, फर्जी मुठभेड़ नहीं हो रहे हैं। नक्सली भी उत्पन्न पर्चे वही आरोप लगाते हैं। लेकिन जब मारे जाने वाले नक्सलियों की संख्या को लेकर सवाल आता है तो आप लोग उस प्रेस विज्ञप्ति को आधार बनाते हैं। तो फर्जी मुठभेड़ में वो प्रेस विज्ञप्ति जो है वो आधार नहीं होता है, और मारे जा रहे नक्सलियों की संख्या में वो आधार बनता है। तो आप लोग उनके भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं? मेरी बात सुने। इन 2 वर्षों में विष्णुदेव जी की सरकार में माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में इंटेलिजेंस बेस्ड परफेक्ट ऑपरेशंस हुए। वैसे ऑपरेशन, जो 28 नक्सली मारे गए, हमारे जवान को खरोच नहीं आया, ऐसे ऑपरेशंस हुए। अब पूरी जानकारी के साथ काम कर रहे हैं, कोई मामला ही नहीं। आपको एक वाकया याद होगा कि एक ऐसी ही घटना हुई थी, 28 लोग मारे गए थे, और उसमें भूपेश बघेल जी ने कहा था कि फर्जी है, ऐसा है वैसा है, और कुछ दिनों बाद, 2-3 दिनों बाद ही नक्सलियों ने 28 अपने तो आपने चिट्ठी दिखाई सूची भी आ गई उसमें कि ऐसे मारे गए। अभी विपक्ष के द्वारा लगाए जाने वाले आरोप को उन्होंने खुद खंडन किया था। मेरा इसमें ये कहना है कि कोई भी पत्र उनका आता है, तुरंत विश्वास करने की बात नहीं होती। कोई भी पत्र उनका आता है, उसके परीक्षण होते हैं, जांच होते हैं, और कोई भी आरोप लगाता है तो घटना की भी जांच होती। ऐसा नहीं है कि घटना की जांच नहीं होती। कभी ऐसा होता नहीं है कि भाई कोलेट्रल डैमेज अपन कहते हैं, दोनों ओर से गोली चल रही है, कोई मर जाता है। ऐसे ही एक रसोईया की मौत हुई थी, जिसके पास आई कार्ड था, रसोईया था, रात को घर से बाहर निकला था। मेरी बात सुने। और चूंकि नक्सली का टैग लग गया, फिर कोई पुनर्वास नहीं, कोई मुआवजा नहीं। नहीं, मेरी बात सुनिए आप।
रायपुर में भी ना आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो उनको सपोर्ट कर रहे होंगे, आपको अन्य स्थानों पे भी मिल जाएंगे। उनके पास सब कुछ हो, तो रायपुर में रह रहे हैं, वो तो शायद किसी बड़े संस्थान में काम करने वाले होंगे या वो कुछ बड़े ओहदे पर होंगे, लेकिन होंगे। अभी अब जब वो उनको कंफर्म होता है कि ऐसा है, तो फिर कहा जाए कि नहीं नहीं भाई ये तो पत्रकार था, नहीं भाई ये तो अधिकारी था, नहीं भाई ये डॉक्टर था। अब ऐसा कहा जाए, पुराना रिकॉर्ड का क्या करेंगे? आज डिस्क्लोज हुआ, ऐसा हुआ, पुराने उसके रिकॉर्ड बने हैं, भाई वो बहुत अच्छा वाला ये है, बहुत अच्छा वाला वो है, उसको क्या करोगे आप? उसको मना कर देंगे कि भाई आज की परिस्थिति में ये उजागर हुआ कि ये ऐसा था, उसको क्या करेंगे? ये सोचना कि लेकिन एक बड़ी जंग में कुछ लोगों को नुकसान तो हो जाता है ना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं एक घटना आपको बता रहा हूँ। एक जवान था, हॉस्पिटल में भर्ती था, तो उस पर भालू ने आक्रमण किया था। इसी अभी साल भर पहले की बात है। तो उससे पूछा गया कि भाई तुमने जब भालू ने आक्रमण किया तो तुमने गोली क्यों नहीं चला दी? तो बोले जानवरों पर गोली चलाने का आदेश नहीं था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध है। हाँ, जो भी है, मतलब उसको वो नहीं मालूम है, उसमें उसके लिए आदेश नहीं था, जानवरों पर गोली नहीं चलाना है, ऐसा था। तो आदेश नहीं था, इसलिए वो नहीं चलाया, वो सह गया, कैसे भी करके उससे बच गया। इतने परफेक्ट और इतनी भावनाओं के साथ काम करने वाले लोग हैं। कोई बाहर का व्यक्ति है क्या? सब छत्तीसगढ़ के जो ऑपरेशंस में हैं, सब काम कर रहे हैं। तो कुछ भी कहना, हमारे यहाँ आपको ध्यान होगा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उस समय विपक्ष ने आरोप लगाए थे। इमरान खान का एक वीडियो आया था कि उन्होंने जैसा किया है उससे भयानक करने वाले हैं, तब जाकर के लोगों को विश्वास हुआ था कि ये सर्जिकल, अन्यथा सर्जिकल स्ट्राइक को भी गलत कहा, संदेह के दायरे में रहा था उसको। हाँ, अभी ऑपरेशन सिंदूर इसको भी संदेह के दायरे में डालने की कोशिश की गई। तो हमारे विपक्ष की प्रवृत्ति ऐसी है एक वर्ग की भारत में कि भारत के जवान कभी भी शौर्य का परिचय दें, उनको नागवार गुजरता है। भारत के वैज्ञानिक कभी बड़ा आविष्कार कर लें, उनको हंसी उड़ानी है। भारत का व्यक्ति कोई बड़ा काम कर ले, उनको कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता है। भारत में विशेष रूप से सनातनी मानबिंदुओं वाली कोई बात कहे, उनको पसंद नहीं आती है। तो ये वही लोग हैं जो समाज में एक तरह का भ्रम फैलाना चाहते हैं। बस्तर में एक संगठन था मूलवासी बचाओ मंच। पिछले साल 31 अक्टूबर को आप लोगों ने 1 साल के लिए बैन किया था। रुपेश का इंटरव्यू हम देख रहे थे, वो कह रहा था कि मूलवासी बचाओ मंच से बैन हटाया जाए, और इस बार उस पर बैन नहीं लगाया गया। तो क्या कुछ बातचीत में ऐसा हुआ कि आपको डेमोक्रेटिक तरीके से बोलने का मौका दे रहे हैं हम? नहीं, मूलवासी बचाओ मंच के जरिए, क्योंकि बहुत सारे उसके नेता ऐसे हैं जिन पे एनआईए की चार्जशीट दाखिल हुई है, छत्तीसगढ़ पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई की है, गिरफ्तारियां की है। जो गिरफ्तारी हो चुकी है, जो कार्रवाइयाँ हो चुकी है, वो उन घटनाओं के कारण हुई है जो उन्होंने की। आज संस्था अलग ढंग से चलना चाहती है, तो ठीक है भाई, चले। हमारा कहीं भी किसी भी संस्था, किसी भी विचार से कोई विरोध नहीं है। विरोध है हथियार से। हथियार सुरक्षा बलों के पास होना चाहिए लोकतंत्र में, वो और कोई रख करके नहीं घूमेगा भाई। बस्तर में बंदूक रख करके कोई जंगलों में घूमता फिरे, कोई शिक्षा दूतों को का गला रेतता फिरे, कोई स्कूल वहाँ बम से उड़ाता चले, ये नहीं संभव है। आप हथियार छोड़ दें, फिर आप अपनी विचारधारा के अनुरूप आपको जो करना है वो आप करें। कौन उस संगठन पर तो ये आरोप है कि वो रसद पहुंचाता है, राशन पहुंचाता है, पीछे से मदद करता है, बिना बंदूक के करता है, परिवर्तन की चर्चा है, ऐसा नहीं होगा। आपको जानकारी मिली कि उसमें लोग सुधर रहे हैं उस संगठन में? अभी शुरुआत होनी है, अभी तो 31 अक्टूबर हुआ है। अभी जो पुनर्वासित लोग हैं वो उस मंच का उपयोग करेंगे, तो ठीक है, किया जाए। और संविधान के दायरे में जब तक हैं तब तक कोई बात नहीं। जैसे ही आप संविधान की सीमाओं का उल्लंघन करेंगे तो जितने भी हमारे एक्ट हैं, जितने भी आर्म फोर्सेस हैं, वो अपना काम करेंगी। एक चिंता इस बात की है, छत्तीसगढ़ समेत देश के आदिवासी इस बात को लिख रहे हैं कि बस्तर के मिनरल्स पे बड़ा फोकस है सरकार का। ये जन चर्चा का विषय है, मिनरल्स के लिए ये किया जा रहा है।
एनएमडीसी काम करता है वहाँ पर, आपको ध्यान होगा। एक दो और कंपनियां हैं वो काम करती हैं, अभी नहीं कर रही हैं ऐसा नहीं। दूसरा, सरकार की तरफ से बहुत स्पष्टता है, हम पूरी ताकत के साथ पैसा लागू करने वाले, पूरी ताकत के साथ पैसा लागू होगा वहाँ। हाँ, अगले महीने की 24 तारीख को जब पैसा दिवस होगा, उस दिन बस्तर में ऑफिशियली एक कार्यक्रम करके और लोगों को अपॉइंट करके गांव-गांव तक पैसा के संदर्भ में जागरण करके और पैसा पूरे स्वरूप में लागू किया जा रहा है। मतलब वहाँ का जंगल, वहाँ के पहाड़। कानून पिछली सरकार ने उसमें जो नियम बनाए थे बहुत ही उथले थे, उन नियमों को और कठोर करके और दुरुस्त करके हम आगे ला रहे हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का जो तीसरा प्रावधान है, पारंपरिक वन के प्रबंधन का प्रावधान, तो किसी ग्राम सभा के पारंपरिक वन के प्रबंधन के उस प्रावधान को भी लागू करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और आगे बढ़ रही है। जब लोकसभा के चुनाव आए थे, विधानसभा के चुनाव छत्तीसगढ़ में चल रहे थे, तब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने बड़ी मजबूती से कहा था कि एनएमडीसी का निजीकरण नहीं होगा, भ्रम फैलाया जा रहा है, अफवाह पे मत आइए, प्रधानमंत्री ने कहा था। एनएमडीसी के निजीकरण की प्रक्रिया फाइल एनएमडीसी ने बढ़ा दी है, शुरू हो गई है वो। तो जब उस बात पे, प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा किया बस्तर ने, उसके बावजूद एनएमडीसी के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो आप जो कह रहे हैं कि बस्तर सुरक्षित रखा जाएगा, उस पर भरोसा कैसे किया जाए? आप जो कह रहे हैं मैं उस पर ध्यान देता हूँ, अगर एमडीसी ने ऐसा कुछ किया है तो इस बात को मैं ज़रूर ध्यान दिलाता हूँ। एक और प्रश्न है कि ये तो मावा तो खत्म हो जाएगा, मतलब बंदूकधारी लोग खत्म हो जाएंगे, वो विचारधारा खत्म हो जाएगी वहाँ से, लगता है आपको? मैंने आपसे पहले ही कहा कि हमारा संविधान सबको वैचारिक रूप से स्वतंत्रता संविधान में प्राप्त है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे विविधताओं वाला संविधान है, जिसमें सबको सारी स्वतंत्रता है। और हमारा जीडीपी कितना बढ़ा, हम कितने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाए, उससे बड़ी खुशी हमको हमारी स्वतंत्रता में है भारत में। तो हम भारत की स्वतंत्रता वाले विषय पर काम करते हैं। तो मैं आपको निसंदेह इस बात को कहना चाहता हूँ कि कोई किस विचारधारा पर काम कर रहा है, ये उसका अपना निजी निर्णय है। हथियार नहीं होना चाहिए, ये वैधानिक विषय है। एक प्रश्न ये है कि जिस बस्तर में आप सरकार, आप सब ये बात कहते हैं कि नक्सलवाद के कारण डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है करके, ठीक उसी समय हम ये देखते हैं कि रायपुर राजधानी जहाँ नक्सलवादी नहीं है, अस्पताल में कैंसर के मरीजों का जांच नहीं हो पा रहा है, रीजन खत्म हो जा रहा है, मुख्यमंत्री के गांव बगिया जाने की सड़क खराब है, जहाँ नक्सलवाद नहीं है वहाँ ये स्थिति है। आपको रायपुर और बस्तर एक जैसा लगता है? वहाँ जंगल है, यहाँ मैदानी इलाका है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको रायपुर और बस्तर की सुविधाएं बराबर लगती हैं? बिल्कुल नहीं लगती हैं। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, क्या नहीं हो रहा है वो ज़रूर चर्चा का विषय है। आप पत्रकार के नाते ज़रूर उठाएं उस विषय को, सरकार के नाते उसको ठीक करना होगा। क्या क्या हो पा रहा है ये महत्वपूर्ण है, वही महत्वपूर्ण, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि बस्तर का 25 साल का लड़का टीवी नहीं देखा होता है भाई। अब आपने खुद ही बात की है, पिछली बार जब विधानसभा में आए थे तब आपने खुद बात की उनसे। तो जब 25 साल का लड़का टीवी नहीं देखा होता है, इस सिचुएशन को आप कैसे जस्टिफाई कोई कर सकता है, मुझे बताएं। हाँ, और क्या क्या होना चाहिए ये बहुत सही है। और यह तो जब कुछ मांग रहती है तभी बात आगे बढ़ती है। इंजन है ये, तो कुछ कमी है, कुछ रह गया है, कुछ शेष है, ये इंजन है लोकतंत्र का, यही आगे ले जाता है, यही डिबेट आगे ले जाता है। वह स्वागत योग्य है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मौलिक सुविधाएं आज तक न पहुंच पाए, ये वहाँ है। एक परफेक्ट बात मैं आपसे कहता हूँ, कोई ये कहता है कि ऐसी सुविधाएं नहीं थी इसलिए माओवाद हुआ, ये गलत है। माओवाद हुआ इसलिए ये सुविधाएं वहाँ नहीं पहुँच पाई, ये सच है। जहाँ माओवाद नहीं है वहाँ भी इस समय रामानुजगंज अंबिकापुर की सड़क देखते हैं, नहीं है माओवाद। माओवाद कर रहा हूँ मैं, कहाँ मना कर रहा हूँ। आप बहरहाल मेरी एक बात पर ध्यान दें, वहाँ क्या क्या संभव हो सका है उस पर ध्यान दें, और बस्तर में वो नहीं हुआ है उस पर ध्यान दें। एक चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है, मेरे को टारगेट तय करते हैं, अचीव करते हैं। 31 मार्च 2026 तक आप लोग टारगेट अचीव कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और एक छत्तीसगढ़िया होने के नाते मैं चाहता हूँ कि कलंक हमारे माथे से हट जाना चाहिए। आप लोग वहाँ की भूखमरी के लिए, वहाँ की जो कुपोषण है उसके लिए अगर एक लक्ष्य तय कर दें कि भाई इस तारीख तक हम इसको पूरा कर लेंगे। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि 31 मार्च का समय आया नहीं, उसके बाद बातें और वहाँ आगे बढ़ेंगी सामाजिक तौर पर। लेकिन उससे पहले जब
उस परी से भी बड़ी संख्या में इन नक्सलियों ने आकर पुनर्वास किया, तो उस परी और उसके अंदर के गांव खाली हुए, वहाँ नक्सली नहीं रहे। अब जब वहाँ नहीं रहे तो अप्रोचेबल हुआ तो रायपुर से डॉक्टर्स ने जाकर के वहाँ अपनी सेवाएं दी, और अब हमारे ऐसे जो सुरक्षा के कैंप बने हुए हैं, उन कैंपों में रायपुर के भी डॉक्टर, जगदलपुर के भी डॉक्टर, बस्तर के भी डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले, इंटर्नशिप करने वाले डॉक्टर्स, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, ये सारे ही कैंपों में 2-2, 3-3 दिन रह रहे हैं और उन गाँवों तक जा रहे हैं। आप मुझे बताएं कि रातों रात इस चमत्कार का होना ये संभव नहीं है। वहाँ पर डॉक्टर्स पहले पहुँचे। बस्तर में प्रचुरता में, आपने कहा गरीबी का, भुखमरी का, आदि आदि कहा, बस्तर कभी गरीब नहीं रहा है, कभी भुखमरी नहीं रही है। अद्भुत संपन्नता बस्तर में है, ईश्वर ने प्रदान की है। बस्तर में जितना भी लघु वनोपज है वो किसी भी संसाधन से बहुत बड़ा है, और ये उनकी मालिकाना हक है। ये जंगल बस्तर के लोगों का है, ये ज़मीन बस्तर के लोगों की है, और जल तो है ही है। तो अब पूरी ताकत के साथ हम महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से वन प्रबंधन के अधिकार के साथ में, पेशा कानून के साथ में, वो गांव पूरी दृढ़ता के साथ आगे बढ़े, इसके लिए कोशिश करेंगे। जितने भी लघु वनोपज हैं उनका पहला स्तर का प्रसंस्करण पंचायतों में, गाँव में हो जाए, और हमारे जो कैंप हैं वो लघु वनोपज के संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन के केंद्र बन जाएं, इसकी लॉजिस्टिक्स बन जाए, इसके मार्केट हैदराबाद और दिल्ली में खुल जाएं। इसके लिए काम करेंगे। बस्तर एक बड़ा करवट ले रहा है। आने वाले समय में वहाँ की संपन्नता देख लोग कहेंगे कि बस्तर कितना संपन्न है। एक आखिरी सवाल, आपके प्रदेश में जितने जवान काम कर रहे हैं, इनकी एक फाइल बढ़ती है, इनके भत्ते बढ़ाया जाए, बजटिंग नहीं देते अधिकारी की तरफ बढ़ाया जाए, फिर यहाँ से फाइल वापस चली जाती है PHQ, तो ये कब तक उनको कुछ ठोस परिणाम आएगा? क्योंकि आपसे बहुत उम्मीदें हैं उनको। उसमें काफ़ी बातचीत हुई है। इसमें एक भत्ता है कपड़ा धोने का, वो बहुत ही कम है, 100 रुपया कुछ ऐसा है। तो मैंने कहा कि भाई ये 100 रुपया का है, कुल भत्ता कितना है एक बार देखना है। कुल भत्ता ज़्यादा है, लेकिन कुछ भत्ते ऐसे जो पुराने हैं, साइकिल का, केला का तो ये कुछ ऐसे भत्ते हैं जो हैं, और उसके कारण ये लगता है कि देखो इतना है, ये एग्जाम्पल बन जाता है। आप सबको मिलाकर देखेंगे तो ज़्यादा है। फिर भी पुलिस की सैलरी कम है छत्तीसगढ़ में, मैंने कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में। मैंने कहा कि ये सबको मिलाकर के भैया एक कर दिया जाए। और दूसरा, जैसे बस्तर में कोई काम करता है तो उसको उसकी सैलरी का 1.5 गुना ऐसे ही मिलता है पहले ही। डेयरिंग के लिए बस्तर में काम करने के लिए अलग अलाउंस है उसके लिए। और कोई बात बाकी कोशिश और है, उसको बढ़ाना है, उसमें कोई संशय नहीं है, तो उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत से लोगों को ये लगेगा कि मैंने बाकी विषयों पर क्यों सवाल नहीं किया, चूँकि राज्य के गृह मंत्री हैं, पंचायत के मंत्री हैं, अगर सवाल पूछने लगूँ तो बहुत लंबा वक्त लगेगा। इसलिए हमारे अपने हैं विजय भैया, जब चाहे तब मुलाकात होगी, जब चाहे तब सवाल करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप CG बॉक्स चैनल लगातार देखते रहिए। हमारी जिम्मेदारी है कि जन पक्षधर पत्रकारिता में आपके सवाल हम जनप्रतिनिधियों से पूछते रहें, और वो जनप्रतिनिधि बहुत अच्छे लगते हैं जो सवालों से भागते नहीं हैं, सवालों का सामना करते हैं, जवाब देते हैं। तो आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।